प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं और कल हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पार्ट 1 में क्वांटम नंबर्स डिस्कस किए थे। आज हम लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक को कॉन्फ़िगरेशन पार्ट 2 यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना सीखेंगे एटम्स की। तो उसके लिए सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एक्चुअल में ये है क्या, कल हमने क्वांटम नंबर पढ़े, एजोमिथल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि किसी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पहली बात, और दोनों इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू कभी भी सेम नहीं हो सकती। चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू कभी भी दोनों इलेक्ट्रॉन की सेम नहीं हो सकती। सपोज कर लीजिए कि ये ऑर्बिटल 2s है। सपोज कर लिया मैंने, मान लिया कि ये 2s है, तो दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए n की वैल्यू 2, दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए l की वैल्यू 0, s सब सेल के लिए कल हमने किया था। अगर मैं फिर रिपीट करता हूं, अगर पहला वीडियो किसी ने नहीं देखा है तो आप सेकंड वीडियो पे डायरेक्ट बताइएगा, क्योंकि जब तक आप फर्स्ट वीडियो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पार्ट 1 क्वांटम नंबर आप जब तक पढ़ के नहीं आएंगे तब तक यहां आने का कोई फायदा नहीं है। पहले आप जाइए पार्ट 1 देखिए और फिर यहां आइए। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ये भी सेम रहेगी, 0 वैल्यू रहेगी, -0 से +0 तक 0 रहेगी। लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर क्या दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए सेम है? नहीं, क्योंकि एक ऑर्बिटल में रहने वाले 2 इलेक्ट्रॉन कभी भी एक स्पिन से रोटेट नहीं कर सकते। कल हमने इसके बारे में बताया था। अगर पहले इलेक्ट्रॉन के लिए ये वैल्यू +1/2 है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए अपने आप क्या हो जाएगी, -1/2 वैल्यू हो जाएगी। तो पोल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं एक ऑर्बिटल में, और जिस ऑर्बिटल में वो 2 इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं वे इलेक्ट्रॉन कभी भी, दोनों इलेक्ट्रॉन कभी भी चारों क्वांटम नंबर की जो है एक वैल्यू, एक समान वैल्यू कैरी नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जो एक ऑर्बिटल के अंदर रह रहे हैं उनकी कभी भी स्पिन एक समान नहीं हो सकती। कल मैंने बताया था कि एक ऑर्बिटल में रहने वाले 2 इलेक्ट्रॉन दोनों के ऊपर सेम चार्ज है। सेम चार्ज होने के कारण वो एक दूसरे से अपोजिट स्पिन शो करेंगे, क्योंकि सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है। इसलिए अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज चल रहा है जिसकी स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू +1/2 है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन अपने आप ही एंटी क्लॉकवाइज चलेगा और उसकी s की वैल्यू जो है, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है -1/2 जो है रहेगी। आगे आइए। अब हमने कल, आप लोगों ने देखा कि कल हमने जो है क्वांटम नंबर पढ़े। क्वांटम नंबर में जो है पहले हमने नंबर ऑफ सेल्स के बारे में जाना। नंबर ऑफ सेल्स के अलावा जो है फिर हमने जो है उस सेल में कितने सब सेल हैं इसके बारे में जाना, फिर उन सब सेलों में कितने ऑर्बिटल्स हैं उसके बारे में जाना, और फिर स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में हमने लास्ट में जो है बात की। अब सब सेल हम फिल करेंगे, सब सेल यानी ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन आएंगे, यानी सब सेलों को हम ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, भरेंगे इलेक्ट्रॉन उसके अंदर अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर ऑफ एटम हम लोग फिल करेंगे। तो पहले किस सब सेल में इलेक्ट्रॉन आएंगे और बाद में किस सब सेल में इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो उसके लिए एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना पड़ेगा। पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि किस सब सेल में इलेक्ट्रॉन पहले आएंगे और किस सब सेल में इलेक्ट्रॉन जो है बाद में आएंगे। उसके लिए एक रूल है जिसका नाम है अपभाऊ प्रिंसिपल। सभी ने इसका नाम पढ़ रखा होगा, अपभाऊ रूल। क्या कहता है ये अपभाऊ रूल? ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है जब सब सेलों में फिल होंगे तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में फिल होंगे। इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में फिल होंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि पहले उस सब सेल में इलेक्ट्रॉन आएंगे जो लोअर एनर्जी की होगी, लोअर एनर्जी सब सेल, पहले इलेक्ट्रॉन उसमें फिल होंगे,
फिर उससे अधिक एनर्जी वाली इलेक्ट्रॉन्स यहां आएंगे पहले, फिर हायर एनर्जी वाले में आएगी, उससे जिसकी एनर्जी हाई होगी, फिर उससे हायर एनर्जी वाले में इलेक्ट्रॉन आएंगे, और फिर उससे हायर एनर्जी वाले में इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये मैंने जो निशान लगाया है ग्रेटर देन, ये इलेक्ट्रॉन फील्ड का निशान लगाया कि पहले इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे, फिर उससे हाई एनर्जी वाले में इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर उससे हाई वाले एनर्जी वाले में इलेक्ट्रॉन आएंगे, और फिर उससे हाई एनर्जी वाले में इलेक्ट्रॉन जो है आएंगे। यानी अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर जो है आपके इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब क्वेश्चन ये है कि हम कैसे पता लगाएं कि किस सब सेल की एनर्जी हाई है और किस सब सेल की एनर्जी लो है। यहां अब बाउ प्रिंसिपल ने केवल यह बताया कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस सब सेल में आएंगे जिसकी एनर्जी कम होगी, और जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती रहेगी वैसे वैसे सब सेलों में इलेक्ट्रॉन फील होते रहेंगे। तो हम एनर्जी कैसे ज्ञात करें? एनर्जी ज्ञात करने के लिए रूल है बोहर्सबरी रूल। बोहर्सबरी रूल, इसको N+L रूल भी कहते हैं। N+L रूल, ये है बोहरबरी रूल, N+L रूल। N क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L क्या है? एजिमुथल क्वांटम नंबर। कहता है कि N+L की वैल्यू जिसकी लो उसकी एनर्जी भी लो, एनर्जी भी क्या उसकी लो, और N+L की वैल्यू जिसकी हाई उसकी एनर्जी भी हाई। यानी N+L की वैल्यू जिसकी कम होगी पहले इलेक्ट्रॉन उसी में आएंगे, और जैसे जैसे N+L की वैल्यू बढ़ती रहेगी, एनर्जी आपकी बढ़ती रहेगी, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन आपके फील होते रहेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि दो सब सेलों के लिए N+L की वैल्यू सेम रह सकती है। फॉर एग्जाम्पल आप ध्यान से देखिए, मैं दो सब सेल लिखता हूं 2p एंड 3s। दो सब सेल लिख दी मैंने। पहले हम 2p की बात करेंगे। 2p के लिए n तो 2 है, ये रहा 2। l की वैल्यू p है, s के लिए 0, p के लिए 1 कल हमने किया था, और 2 + 1 = 3 वैल्यू होगी। यहां n की वैल्यू 3, l की वैल्यू l की वैल्यू क्या रहती है? s के लिए 0 रहती है, 0 तो 3। तो दोनों के लिए वैल्यू क्या होगी? N+L की 3। अगर ऐसा केस आए कि जहां N+L की वैल्यू दो सब सेल के लिए सेम रह रही है, तो वहां जहां n की एनर्जी लो होगी वही इलेक्ट्रॉन पहले आएंगे, और जहां n की एनर्जी हाई होगी वहां इलेक्ट्रॉन बाद में आएंगे। इसका मतलब यह है कि 2p के अंदर इलेक्ट्रॉन पहले आएंगे और 3s के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है बाद में आएंगे। अब इसी N+L के अकॉर्डिंग हम सभी सब सेलों की जो है N+L की वैल्यू निकाल के देखेंगे, और फिर उसके अकॉर्डिंग ऑर्बिटल्स को हम लोग जो है सेटअप करेंगे कि पहले इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे, उसके बाद किस में आएंगे, उसके बाद किस में आएंगे। तो उसके लिए एक डायग्राम बना दिया, आपको इजी रहेगा उसके लिए समझना कि कहां कहां इलेक्ट्रॉन पहले आएंगे। वो डायग्राम यहां समझिए। पहली रो में लिखूंगा 1s, दूसरी रो में लिखूंगा 2s 2p, तीसरी रो में 3s 3p 3d। देखो इनके अंदर से स्पेस जो है लगभग इक्वल रहना चाहिए, और यहां भी स्पेस लगभग ऊपर नीचे भी स्पेस इक्वल रहना चाहिए, और ऐसे भी स्पेस इक्वल रहना चाहिए, तब आपका ये डायग्राम सही बनेगा। फिर है 4s 4p 4d 4f, फिर है 5s 5p 5d 5f, फिर है 6s 6p 6d, फिर है 7s एंड 7p। ऐसे आप इसको एक बार लिख लेंगे। फिर अपने क्या करना है? ऐसे इसको ऐसे काट दीजिए, इसको ऐसे काट दीजिए, इसको ऐसे काट दीजिए, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, और इसको ऐसे। ये बन जाएगा आपका N+L रूल के अकॉर्डिंग सर्किट डायग्राम। अब इसमें आप देखिए, सबसे कम एनर्जी, सबसे कम N+L की वैल्यू 1s की है, उससे हाई 2s की है, उससे हाई 2p की है। यहां आने के बाद हम इस तरफ नहीं बढ़ेंगे, एरो के पीछे जाएंगे। यहां 2p की है, फिर 3s की है, 3s के बाद 3p की है, 3p के बाद 4s की है, 4s के बाद हम लोग इस तरफ नहीं आएंगे, मैंने पहले कहा, बाद पीछे जाएंगे, 3d की है, फिर 4p की है, फिर 5s की है, फिर 4d की है, फिर 5p की है, फिर 6s की है, फिर 4f की है, फिर 5d की है, फिर 6p की है, फिर 7s की है, फिर 5f की है, फिर 6d की है, फिर 7p की है। तो इस तरह से आपकी जो है एनर्जी बढ़ रही है, और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग जो है सब सेलों को
फिल करेंगे। सब सेलों को इलेक्ट्रॉनों के द्वारा जो है हम लोग क्या करेंगे, फिल करेंगे। अब हम बिल्कुल तैयार हैं किसी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए। अब हम बिल्कुल तैयार हैं किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए, बिल्कुल हम लोग रेडी हैं। तो आइए लिखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले हम बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करेंगे। पहले हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है H, एटॉमिक नंबर 1। ये यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं इसके अंदर भाई, जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही इलेक्ट्रॉन और उतने ही प्रोटॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी, 1s। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। आप लोगों ने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में देखा कि 1s सब सेल में एक ऑर्बिटल होता है, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, d में 5 ऑर्बिटल होते हैं और f में 7 ऑर्बिटल होते हैं। ऐसे आप लोगों ने जो है फिल कर देना है, ठीक है। तो 1s में आ तो सकते हैं इलेक्ट्रॉन 2, लेकिन मेरे पास केवल एक इलेक्ट्रॉन है, तो 1s1 क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी, 1s1 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। अब आप कोई भी एटम लें, उसमें नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर देखें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें उसका, और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग लिख दें। आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं कुछ एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं, जैसे कार्बन एटॉमिक नंबर सभी को पता है 6। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s2, ये आ गया 1s में पहले, फिर 2s2, 2s2 में आ गए। s में 2 आ सकते हैं, चाहे s2 के 2 लगा हो, चाहे 5 लगा हो, चाहे कितना भी लगा हो। s सब सेल में हमेशा एक ही ऑर्बिटल होगा। वो आप लोग क्वांटम नंबर की चैप्टर में, क्वांटम नंबर वाले टॉपिक में आप समझ चुके हैं। 1s2, 2s2। अब आ गया मेरे पास 2p, ये आ गया मेरे पास 2s के बाद 2p। 2p में आ तो सकते हैं इलेक्ट्रॉन 6, लेकिन मेरे पास कितने बचे हुए हैं, 2 और 2 4, तो मैं ऑलरेडी डाल ही चुका हूं, 2 ही बचे हुए हैं, तो 2p2। ये बन गई कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p2। इस तरह से आप लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एटम की लिखेंगे। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8। इसका मतलब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो लिखिए 1s2, 2s2, 2p 4 और 4 बच गए 8 हो गए। यानी कि 2p में आ तो सकते हैं 6, लेकिन मेरे पास कितने बचे हुए हैं वो मैंने देखना है। मेरे पास बचे हुए हैं कितने, मेरे पास केवल 4 ही बचे हुए हैं, तो 4 बचे हुए हैं, तो ऐसे हम लोग जो है उसको फिल कर देंगे। ऑर्बिटल्स के अकॉर्डिंग लिखना चाहें तो आप ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं इनको। जैसे ये 1s है, 2 इलेक्ट्रॉन, 1s2, फिर 2s है, 2s2, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2p में ऑर्बिटल तो 3 है, हमने देखा था क्वांटम नंबर में, लेकिन इलेक्ट्रॉन 2 हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इनको अलग अलग कर दीजिए, 2px, 2py एंड 2pz। ठीक है, ऐसे आप इनको जो है अलग अलग जो है कर सकते हैं। किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हैं, जैसे फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है, 8, तो 1s2, 2s2, 2p4, ऐसे फुल्ली फिल, सॉरी 8 नहीं है फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर आपका है 9, तो 1s2, 2s2 और 2p5 ऐसे हो जाएगी। नियोन एटॉमिक नंबर 10, नोबल गैस है, फुल्ली फिल्ड होगी, 1s2, 2s2, 2p6। ऐसे जो है आप किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जो है राइट डाउन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू N+L रूल, अकॉर्डिंग टू बोहर-बरी रूल्स एंड आप-बहु प्रिंसिपल। आप किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जो है ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं। और भी एटम जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग लिख सकते हैं, तो आप लोग कोशिश कीजिए लिखने की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एटम्स की जो है ऐसे ही आप लोग जो है लिखते रहें। जैसे सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14, ठीक है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, 14। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग लिखिए
फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आप लोग लिखिए, कंटिन्यूस लिखते रहिए, कॉपी में लिखिए, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए लिखने की। सल्फर एटॉमिक नंबर 16, कोशिश कीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखने की अकॉर्डिंग टू दैट। और क्लोरीन 17 एटॉमिक नंबर, इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आप लिखने की कोशिश कीजिए। आप लोग इस तरह से जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख सकते हैं। सिलिकॉन 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, फिर 3s2। इलेक्ट्रॉन गिनते रहिए, 2 4 10 2 12, कितने हैं 14, तो 3p में 2 बच जाएंगे, 3p2। ऐसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सबकी लिख सकते हैं। सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, कोई भी एटम हो आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो है आराम से लिख सकते हैं। अब आप लोग देख रहे हैं कि नियोन का एटॉमिक नंबर 10 है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फुली फिल्ड है 1s2, 2s2, 2p6। अगर मान लो आपको मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखनी पड़ जाए, मैग्नीशियम की, मान लो मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आप लिख रहे हैं, एटॉमिक नंबर 12 है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि नियोन 10, यहां तक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पूरी, यानी 1s2, 2s2, 2p6 हो जाएगा। 2p6 के बाद क्या आएगा 3s, यानी 3s2। ये बन जाएगी आपकी मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। नियोन अगर आप 10 ऐसे लिख देंगे तो इसका मतलब है नियोन तक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पूरी, यानी 1s2, 2s2, 2p6। ये यहां आप सिंबल जो इस्तेमाल करेंगे ये केवल नोबल गैस के लिए है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन के लिए है, बाकी के लिए नहीं है। ये कहीं आप किसी और के लिखने लग जाए और यहां तक की लिख दें, यहां तक की लिख दें, ऐसा नहीं है। ये केवल नोबल गैस के लिए स्पेस है, जहां जिनकी बाहरी सेल फुली फिल्ड होती है वे आप लोग यहाँ सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने नियोन इस्तेमाल किया 10, ये फुल्ली फील्ड है, 2p6 यहाँ तक की कंप्लीट, उसके बाद 2p6, ये 2p6 के बाद क्या आएगा 3s2। 10 इलेक्ट्रॉन इसमें आ ही चुके हैं पहले, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है तो 3s2, तो मैग्नीशियम की बन जाएगी नियोन 10 तक की कंप्लीट, उसके बाद 3s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपकी जो है बन जाएगी। इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख सकते हैं। हाँ, अगर आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखनी हो वो भी समझ लीजिए आप। आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आप कैसे लिखेंगे? अगर मान लो किसी के ऊपर चार्ज प्लस है तो जितने इलेक्ट्रॉन उस एटम के पास हैं और जितना उसके ऊपर चार्ज प्लस है उतने ही इलेक्ट्रॉन से रिड्यूस कर दीजिए, आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम के ऊपर चार्ज 1 है, कोई कहे कि Na1+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखिए। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर चार्ज 1+ है, इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया हुआ है तो इसका मतलब Na1+ के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10 इलेक्ट्रॉन, तो आप 10 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे अब, यानी कि ये बन जाएगी 1s2, 2s2, 2p6, ये बन जाएगी Na1+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। ये Na1+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो है बन जाएगी। उसी प्रकार जो है आप लोग आगे देखेंगे, मान लो मैं लिखना चाह रहा हूं Mg2+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 12, अब इसके ऊपर 2 पॉजिटिव है, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हुए हैं, तो -2, दैट मीन इसके पास Mg2 पॉजिटिव के पास 10 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब ये है कि ये पूरी तरह से जो है 3s2 यहां से गायब हो जाएगा और नियोन तक की पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो है वो Mg2 पॉजिटिव की बन जाएगी, दैट इज 1s2, 2s2 एंड 2p6। ये बन जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपके Mg2 पॉजिटिव। क्लियर? उसी प्रकार एनायन है, ये कैटायन है। एनायन क्या है, उनके ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है, दैट मीन उसने उतने ही इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं, उतने इलेक्ट्रॉन क्या रखे उसने ले रखी है। जैसे अभी हमने फ्लोरीन की बात की, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, ये हमने लिखा है यहाँ पर। अगर F1- की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपको लिखनी हो तो पहले तो इसका एटॉमिक नंबर 9 था, लेकिन इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा कैरी कर रखा, ले रखा किसी स्पीसीज का, तो +1 यानी 10, यानी कि अब हम 10 इलेक्ट्रॉनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे। F1- की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ये बन जाएगी 1s2, 2s2, 2p6। उसी प्रकार क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है 17। अगर मैं क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना चाहूं तो नियोन 10 तक की कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, यानी 1s2, 2s2, 2p6 तक की कंप्लीट, फिर 3s2, यानी 10 और 2 12, कितने बच गए 5,
ये लिखने के बाद फिर 3p में कितने आएंगे 5, तो 3p5। लेकिन अगर मैं Cl1 माइनस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो अब मुझे 18 इलेक्ट्रॉनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा और वो बन जाएगी 3p6। क्या बन जाएगी 3p6। उसी प्रकार अगर सल्फर की लिखें 16 की लिख सकते हैं आप लोग, नो डाउट। और सल्फर 2 नेगेटिव की लिखनी पड़ जाए तो आपको फिर वो 18 की लिखनी पड़ेगी और ये यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसकी होगी S2 नेगेटिव की। तो इस तरह से आप कैटायन और एनायन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आप लोग जो है लिख सकते हैं, किसी भी कैटायन या एनायन की। कैटायन में जितना ऊपर चार्ज हो कैटायन बनते हैं कैसे, इलेक्ट्रॉन के लॉस के द्वारा, तो उतने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दीजिए। एनायन कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन लेने के द्वारा, उतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए। उसके बाद आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। ये तो है भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मली जो हमने जो है लिखनी है। अब क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहां पर क्या है वो हम डिस्कस करेंगे कि कुछ एटम ऐसे हैं जिनकी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, वो हम देखेंगे कि किस तरह से जो है एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ एटम की होती है। आइए देखें कैसे। जैसे मैं 2 एटम लिखता हूं, एक तो क्रोमियम, क्रोमियम एटॉमिक नंबर है इसका 24 और एक है कॉपर, इसका एटॉमिक नंबर है 24 अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो आर्गन 18 तक की कंप्लीट, यहां पर भी आर्गन 18 तक की कंप्लीट, आर्गन 18 2 4 10 2 12 6 18 यानी यहां तक की कंप्लीट। क्लियर। फिर उसके बाद क्या आएगा 4s2, ये आ गया 4s2 एंड देन 3d4, ये आ गया 3d4। क्लियर। ये बन गई आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसी प्रकार यहां आर्गन इसकी कॉपर की आर्गन 18 तक की कंप्लीट, 4s2 18 और 2 20 और डी में कितने आ सकते हैं 10, लेकिन कितने बचे हैं मेरे पास 9, तो 3d9। तो ये बन गई कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18 4s2 3d9 बननी चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल्स। अकॉर्डिंग टू रूल्स ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बननी चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअल में क्या पाई गई कॉपर क्रोमियम की, वो ये पाई गई आर्गन 18। एक्सपेक्टेड तो ये थी कि ऐसी होनी चाहिए, ऐसे ही ये एक्सपेक्टेड थी कॉपर की, लेकिन एक्चुअल में कौन सी पाई गई, एक्चुअल में ये पाई गई आर्गन 18 4s1 3d5। ऐसे ही यहां आर्गन 18 4s1 एंड 3d10 ये पाई गई। एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये पाई गई 4s1 3d5 एंड 4s1 3d10। तो ये एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से जो रियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये चेंज क्यों हुई, ऐसा क्यों हुआ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में बार बार रिपीट भी होता है और हर बच्चे को जो है पता होना चाहिए कि ये रीजन क्या है इसका। जितना आप लोग जो है बुकों में पढ़ रखा आप लोगों ने, उससे अधिक मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे जो है ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है क्रोमियम और कॉपर की। ऐसे और भी एटम्स हैं जो आगे जाके आएंगे, लेकिन अभी यहाँ अंडर +2 तक जो है हम इन्हीं एटम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसका पहला रीजन है हाफ फील्ड एंड fully filled orbitals are extra stable। पहला रीजन ये है, ठीक है। दूसरा है मोर द सिमिट्री मोर विल बी द स्टेबिलिटी। एक थर्ड रीजन जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वो उसको हम डिस्कस करेंगे, मोर द डिलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन
more will be the stability. कोई भी एटम है वो चाहता है कि वो स्टेबल रहे। स्टेबल कब रहेगा? जब उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल रहेगी, तभी स्टेबल रहेगा। कोई भी एटम ये चाहता है कि वो स्टेबल रहे, लेकिन स्टेबल कब रहेगा? जब उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल रहेगी, उसके बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉनों को लॉस या उसको किसी और के इलेक्ट्रॉन गेन ना करने पड़े, तभी वो स्टेबल रहेगा। तो उसके लिए एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए 3 रीजन है, मैंने आपको लिख दिए हैं। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। पहले हम सेकंड रीजन पे आते हैं। सेकंड रीजन कहता है कि सिमेट्री जितनी अच्छी होगी, केमिस्ट्री कहती है कि स्ट्रक्चर जितना अच्छा होगा, स्ट्रक्चर देखने में आपकी स्टेबिलिटी भी उतनी ही अच्छी होगी मॉलिक्यूल्स की। तो एक तो मैं ऐसे लिखूं इसको 4s1, ये लिख दिया मैंने 4s1, और फिर लिख दिया 3d4, ये 4s2, सॉरी ये पहले वाला लिखना है 4s2, एंड d में 5 ऑर्बिटल होते हैं और 4 हैं, 1 2 3 एंड 4, ये 4 3d4, ये लिख दिया मैंने 3d4। अब एक ये लिखूं मैं 4s1 और 3d5। तो बताइए सिमेट्री किसकी अच्छी लग रही है? यहां 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, एक ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है, यहां सभी में एक इलेक्ट्रॉन है, 4s1 3d5। तो सिमेट्री किसकी अच्छी है? 4s1 3d5 की। उसी प्रकार आप यहां लिखेंगे 4s2, d में 9 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 4 ऑर्बिटल तो फुली फील्ड होंगे डी के, और एक में एक इलेक्ट्रॉन होगा, और 4s में 2 होंगे। 4s में कितने होंगे? 2। और फिर जो है क्या होगा, 4s में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और 3d क्या हो जाएगा आपका? फुल्ली फील्ड। 3d क्या हो जाएगा आपका? फुल्ली फील्ड। 3d फुल्ली फील्ड हो जाएगा। तो यहां पर भी अगर आप सिमेट्री बनाओगे, बना के दिखाता हूं आपको, जैसे मैं लिखता हूं 4s2 और फिर 3d 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे ये सिमेट्री है जो होनी चाहिए थी, एक्सपेक्टेड। लेकिन हुई क्या? वो ये हुई 4s1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए इसकी बजाय ये सिमेट्री क्या है? अच्छी है। यहाँ 5 10 के 10 इलेक्ट्रॉन हो रहे, ये हाफ फील्ड है, और ये क्या? फुल्ली फील्ड है। तो जितनी सिमेट्री अच्छी होगी उतना ही मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। इस लाइन को थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए। अब यहां ये पहली बात, हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स आर एक्स्ट्रा स्टेबल। हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं अभी। अब देखिए 4s2 तो क्या था? फुल्ली फील्ड था, लेकिन ये जो है ना तो हाफ फील्ड और ना फुल्ली फील्ड। लेकिन अगर s इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दे 3d को, तो ये भी क्या हो जाएगा? हाफ फील्ड, और ये भी क्या हो जाएगा? हाफ फील्ड। और हाफ फील्ड क्या होते हैं? एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। इसीलिए 3d जो है इसको 4s जो है 3d को 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ताकि वो भी क्या हो जाए? हाफ फील्ड हो जाए। और हाफ फील्ड एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। उसी प्रकार यहां 3d को फुल्ली फील्ड होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन कह सकता है। यदि 4s इसको अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, तो ये 3d क्या हो जाएगी? फुल्ली फील्ड हो जाएगी। तो s इसको अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, और 3d क्या हो जाएगी? फुल्ली फील्ड हो जाएगी। तो ये हो जाएगी 3d 10, क्योंकि हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स आर एक्स्ट्रा स्टेबल, क्योंकि वो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। इसीलिए जो है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए जो है हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड जो है वो एटम अपनी बाहरी सेलों को जो है, बाहरी सब सेलों को जो है कर लेते हैं, ताकि उनकी स्टेबिलिटी जो है बनी रहे, ताकि उनकी स्टेबिलिटी जो है अच्छी तरह से जो है बनी रहे। तो सेकंड रीजन ये था, हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स आर एक्स्ट्रा स्टेबल, क्योंकि हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। इतना बताया गया है आपको अभी तक। अब जो प्लस एडिशन मैं यहां करने वाला हूं वो ये करने वाला हूं कि हमने कह तो दिया कि हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड एक्स्ट्रा स्टेबल है। क्यों है एक्स्ट्रा स्टेबल? रीजन क्या है कि हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड एक्स्ट्रा स्टेबल है? ठीक है, फुल्ली फील्ड तो मान लेता हूं मैं, क्योंकि फुल्ली फील्ड एक्स्ट्रा स्टेबल है भाई, वेरी गुड। फुल्ली फील्ड एक्स्ट्रा स्टेबल है मान लेता हूं मैं, क्योंकि फुल्ली फील्ड जब होगा तो ना तो उसमें इलेक्ट्रॉन कोई ऐड हो सकता और ना उसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, क्योंकि वो पहले से ही टाइटली पैक्ड है।
इसीलिए जो है फुल्ली फील्ड तो एक्स्ट्रा स्टेबल है, लेकिन हाफ फील्ड एक्स्ट्रा स्टेबल क्यों है? यानी 3D4 से 3D5 मोर स्टेबल क्यों है? रीजन क्या है? उसके लिए रीजन देखिए, मैं बताता हूं आपको मैं। ये है मोर द डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर विल बी द स्टेबिलिटी। मान लीजिए किसी इलेक्ट्रॉन को, कोई इलेक्ट्रॉन है और उसको विद इन द मॉलिक्यूल के अंदर ही घूमने के लिए पर्याप्त स्पेस मिल रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, किसी दूसरी स्पीशीज के ऊपर अटैक नहीं करना पड़ेगा, वो अपने ही मॉलिक्यूल के अंदर घूमता रहे। डीलोकेलाइजेशन का मतलब है द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन द मॉलिक्यूल, विद इन द एटम। एटम के अंदर ही आपका इलेक्ट्रॉन घूमता रहे, उसको कहते हैं डीलोकेलाइजेशन। ठीक है। और लोकेलाइज्ड होना होता है किसी इलेक्ट्रॉन का किसी दूसरी स्पीशीज के पास चला जाना। तो यहां पर है डीलोकेलाइजेशन, यानी विद इन द एटम ही इलेक्ट्रॉन घूमेगा आपका। कैसे? सॉरी, आइए देखते हैं। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं 3D और 3D5 के बारे में बात करता हूं, 3D4 एंड 3D5 के बारे में। अब मेरे पास मान लो ये है 3D4, एक ये मेरे पास 3D के 5 ऑर्बिटल हैं, 3D सबसेल के 5 ऑर्बिटल हैं। इसी प्रकार मेरे पास यहां भी 3D के 5 ऑर्बिटल हैं। ध्यान से देखना सभी बच्चे। अब मैं कहता हूं कि ये पांचों जो ऑर्बिटल हैं 3D के या किसी भी सबसेल के, कोई इलेक्ट्रॉन जैसे आपके 5f में 7 हैं, 4D में 5 हैं, 3p में 3 ऑर्बिटल हैं, 1s में 1 ऑर्बिटल है। एक को छोड़ो, 3, 5, 3 आपके और 5 और 7, जब तक इनमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता तब तक सभी की इक्वल एनर्जी होती है। क्या होती है? इक्वल एनर्जी। और फिर कहते हैं कि लोअर एनर्जी वाला पहले फिल होगा और हाई एनर्जी वाला उसके जो है बाद में फिल होगा। तो आइए देखें, इस 3D में पहला इलेक्ट्रॉन आया, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इसमें आया, पहला इलेक्ट्रॉन। जब पहला इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसमें किस में जाएगा? उसमें जाएगा जिसकी लोएस्ट एनर्जी है, लेकिन सभी की एनर्जी बराबर है, तो पहले इलेक्ट्रॉन की मर्जी है कि वो कहीं भी जा सकता है। तो मान लो पहला इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, सपोज कर लीजिए। जैसे ही इस ऑर्बिटल में पहला इलेक्ट्रॉन आया, इस ऑर्बिटल में, 3D के पहले ऑर्बिटल में, तो इस ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ गई। अब इन 4 ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर है और इसकी एनर्जी थोड़ी सी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई, बढ़ गई। फिर आया सेकंड इलेक्ट्रॉन। अब सेकंड इलेक्ट्रॉन यहां नहीं जा सकता भाई, क्योंकि इसकी एनर्जी हाई है। पहले किस में जाएगा? लोअर एनर्जी वालों में, और वो लोअर एनर्जी वाले कौन से हैं? अगले 4 हैं। इसलिए दूसरा इलेक्ट्रॉन इनमें से किसी एक के पास जाएगा, मान लो चला गया यहां। फिर आया थर्ड इलेक्ट्रॉन। थर्ड इलेक्ट्रॉन ना तो यहां जा सकता ना यहां, मजबूरी है वो इन तीनों में से किसी एक के पास जाएगा, क्योंकि तीनों की एनर्जी इक्वल है लेकिन दोनों से कम है। इन दोनों ऑर्बिटल से क्या है? कम है। इसलिए इन तीनों में से किसी एक के पास जाएगा, मान लीजिए वो चला गया यहां। फिर आया फोर्थ इलेक्ट्रॉन। क्या फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहां और यहां और यहां पेयरिंग करेगा? नहीं, क्योंकि इन तीनों की एनर्जी बराबर है लेकिन दोनों से ज्यादा है। इसलिए या तो इलेक्ट्रॉन यहां आएगा या यहां आएगा, यहां आया इलेक्ट्रॉन। फिर आया फिफ्थ इलेक्ट्रॉन। अब फिफ्थ इलेक्ट्रॉन के पास एक ही पॉसिबिलिटी है कि वो यहीं जाएगा, कहीं और नहीं जा सकता, उसकी मजबूरी है। ठीक है, उसकी मजबूरी है, वो इलेक्ट्रॉन यहीं जाएगा। पहले जब तक आपका हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, यहां पर एक रूल्स है, मैंने वो भी साथ में यहां एक्सप्लेन कर दिया है। हुंड्स रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, कि किसी सबसेल के ऑर्बिटल जब तक पेयरिंग नहीं कर सकते जब तक वो सिंगली ऑक्यूपाई नहीं हो जाते। तो यहां देखा आप लोगों ने कैसे, जब तक पेयरिंग नहीं हुई जब तक सिंगली ऑक्यूपाई नहीं जाते। अब ये सिंगली ऑक्यूपाई हो गई, सब ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब छठा इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो कहां जाएगा? उसकी मर्जी है कि वो कहीं जा सकता है, क्योंकि अब पांचों की एनर्जी क्या है? फिर बराबर है, इसलिए वो यहां जा सकता है, यहां भी, यहां भी, यहां भी और यहां भी। लेकिन पेयरिंग तब तक नहीं हुई जब तक सारे के सारे सिंगली ऑक्यूपाई नहीं हो गई। क्लियर? एक और विशेष बात, पहले जब तक आपके इलेक्ट्रॉन सिंगली ऑक्यूपाई होते हैं सबकी स्पिन इक्वल रहती है। सबकी स्पिन क्या रहती है? इक्वल। सबकी स्पिन इक्वल रहेगी, यानी पहला इलेक्ट्रॉन यदि ऑर्बिटल में फिर रहा क्लॉकवाइज, दूसरा भी क्लॉकवाइज, तीसरा भी क्लॉकवाइज, चौथा भी क्लॉकवाइज, पांचवा भी क्लॉकवाइज। क्लियर? सभी क्लॉकवाइज रहेंगे। फिर जो अगले इलेक्ट्रॉन आएंगे पेयरिंग करने लग जाएंगे, तब वो क्या चलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि जिस ऑर्बिटल में वो जाना चाह रहे हैं उस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन पहले से ही है और वो उसकी स्पिन को ओपोज करेगा, उसका विरोध करेगा।
तब उसकी स्पिन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, वरना तब तक पेयरिंग होगी, तब तक सिंगली ऑक्यूपाई होंगे, तब तक सभी की स्पिन इक्वल रहेगी। क्लियर? ये था हॉर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब मैं बात कर रहा था 3d4 के बारे में। मान लीजिए 3d4 में ये 4 इलेक्ट्रॉन आए पहले, और सभी की स्पिन है क्लॉकवाइज। सभी की स्पिन क्या है, क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज है तो ये ऑर्बिटल वैकेंट रह जाएगा, ये भर जाएगा, क्योंकि इस तरफ चल रही है इलेक्ट्रॉन ऐसे। तो आप देखिए डीलोकेलाइजेशन की पॉसिबिलिटी इस ऑर्बिटल की कितनी है, ये कहां कहां डीलोकेलाइज कर सकता है। क्या ये इलेक्ट्रॉन यहां जा सकता है, नहीं जा सकता, क्योंकि ये क्लॉकवाइज चलेगा। यहां जा सकता है, नहीं जा सकता, यहां जा सकता है, नहीं जा सकता, यहां जा सकता है, नहीं जा सकता। ये इलेक्ट्रॉन कहीं जा सकता, अपने यहीं रहेगा कि क्लॉकवाइज चल रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसलिए इसकी डीलोकेलाइजेशन की पॉसिबिलिटी है 0। इस इलेक्ट्रॉन की यहां नहीं जा सकता, यहां नहीं जा सकता, यहां नहीं जा सकता, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन केवल डीलोकेलाइज यहां कर सकता है एनर्जी के थ्रू, इसलिए इसकी डीलोकेलाइजेशन की पॉसिबिलिटी है 1। ठीक है। फिर इस इलेक्ट्रॉन की, ये इलेक्ट्रॉन यहां नहीं जा सकता, यहां भी नहीं जा सकता क्योंकि क्लॉकवाइज चल रहा है, ये यहां जा सकता है या फिर यहां जा सकता है। इस इलेक्ट्रॉन की डीलोकेलाइजेशन की पॉसिबिलिटी है 2। इस इलेक्ट्रॉन की 1 2 3 डीलोकेलाइजेशन की पॉसिबिलिटी है, यहां नहीं आ सकता क्योंकि यहां जाएगा तो इसको एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा, जबकि इसकी स्पिन क्या है, क्लॉकवाइज चल रहा है। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी डीलोकेलाइजेशन की 3 2 5 और 1 6। क्लियर? सही है। अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये खाली रह जाएगा, यहां पर जाएंगे, फिर इस इलेक्ट्रॉन की यहां आने की पॉसिबिलिटी 0 हो जाएगी, इस तरफ जाएगा ये, ऐसी पॉसिबिलिटी फिर 6 बन जाएंगी। अब ये भी जो है इलेक्ट्रॉन मेरे मान लीजिए क्लॉकवाइज चल रहे हैं 3d5 में, ये 3d5 है, इस इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी डीलोकेलाइज करने की 0 है क्योंकि इस तरफ कोई ऑर्बिटल ही नहीं है, उस तरफ जा नहीं सकता क्योंकि क्लॉकवाइज चल रहा है। इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है और इसकी 4 है। 4 टोटल डीलोकेलाइजेशन की पॉसिबिलिटी 4 3 7 2 और 1 10। यहां तो डीलोकेलाइजेशन की पॉसिबिलिटी 6 और यहां डीलोकेलाइजेशन की पॉसिबिलिटी 10। और मैंने क्या कहा था, मोर द डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर विल बी द स्टेबिलिटी। तो जहां पर जो है डीलोकेलाइजेशन की पॉसिबिलिटी अधिक होगी वही मॉलिक्यूल आपका मोर स्टेबल होगा। तो इसीलिए 3d5 3d4 से एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। इन 3 रीजन के कारण ही जो है क्रोमियम एंड कॉपर जो है एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो है शो करते हैं। तो ये है भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पार्ट 2। आप लोग जो है इसको अच्छे से देख लेना, पढ़ लेना, समझ लेना। अगर कोई दिक्कत किसी को आई है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बात कर सकते हैं। हाँ, मैंने पहले ही कहा था कि इस तरह की एक्सप्लेनेशन आपको ये जो हायर आपके इंस्टीट्यूट्स हैं बायजूस वगैरह, वहाँ आपको ऐसी नॉलेज मिल रही होगी तो मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ आपको फ्री में इतनी नॉलेज मिल रही है तो लाइक व सब्सक्राइब करना तो चैनल को बनता ही है। तो आप लाइक व सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।